हमने जो टॉपिक पढ़ा था उससे आगे आज सीड जर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। सीड जर्मिनेशन से पहले आपको सीड की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। अगर आपको सीड की स्ट्रक्चर मालूम होगी तो सीड जर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो भी समझ में आएगा। अगर सीड स्ट्रक्चर आप नहीं समझेंगे तो यकीनन देन सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो भी आपको नहीं समझ में आ सकता। उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से आपको पता है कि ये कार्टिलिडान है। कार्टिलिडान के बिलो का जो एक्सेस, कार्टिलिडान के बिलो जो एक्सेस है इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल कहते हैं, और कार्टिलिडान के अबव जो है इसे कहते हैं एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल कहते हैं, ये आपने जैसे पढ़ा है। तो जर्मिनेशन जो जनरली आपको पता है कि जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिनोमेना है, जर्मिनेशन जिसके रिजल्ट में सॉइल के अंदर जो एक सीड होता है उससे यंग और न्यू प्लांट जो निकल के आता है जिससे हम कहते हैं सीडलिंग कहते हैं। सीड से सीडलिंग बनने के अमल को हम कहते हैं जर्मिनेशन। कल हमने जैसे पढ़ा था कि जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। तो आज जैसे हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि अगर रैपिड ग्रोथ इन लफ्ज़ ही दो याद करने। अगर रैपिड ग्रोथ इन हाइपोकोटाइल होगा तो रैपिड ग्रोथ इन हाइपोकोटाइल होगा तो ये जितने भी इसके ऊपर अब कंपोनेंट्स मौजूद है, कौन से कंपोनेंट, कार्टिलिडान्स और लाइक एपिकोटाइल प्लूम्यूल, वो सब सॉइल के अबव आ जाएंगे। सॉइल के अबव आ जाएंगे तो ऐसी जर्मिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन। अगर हाइपोकोटाइल में रैपिड ग्रोथ होती है, हाइपोकोटाइल में अगर रैपिड ग्रोथ होती है तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी पड़े हैं वो सारे सॉइल में रह जाएंगे और शूट जो है एकदम जो है निकल के आता है तो उससे हम कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में जैसे रैपिड ग्रोथ होगी तो उससे हम कहेंगे इपीजियल जर्मिनेशन। और अगर इपिकोटाइल के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी तो ऐसी जर्मिनेशन को हम कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। इलस्ट्रेशन भी आगे देखेंगे। तीसरी एक लाइक टाइप जो होती है जर्मिनेशन की उससे हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस जर्मिनेशन में ये होता है कि जैसे विवी रेफर्स टू बर्थ, एनिमल्स में जैसे बर्थ होता है तो प्लांट भी ऐसे ही करते हैं कि लाइक उनका सीड जमीन पे नहीं आता है, फ्रूट जो है उस प्लांट के साथ ही अटैच होता है, फ्रूट के अंदर ही यंग वन जैसे उसकी डेवलपमेंट भी हो जाती है। यंग वन जैसे आके फॉल होता है, गिरता है नीचे आके जमीन पे, न्यू प्लांट जो होता है उसकी रूट्स फिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन है तो उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जैसे टाइप है नंबर 1 जो टाइप है जर्मिनेशन का उससे हम कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। नंबर 2 हाइपोजियल जर्मिनेशन। नंबर 3 इज द विविपेरस जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन में होता क्या है, जैसे कल हमने पढ़ा था टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी कॉल्ड जर्मिनेशन, ब्रेकिंग ऑफ द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड। और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा जिसे हम सीडलिंग कहते हैं। और सीडलिंग ही जैसे एक यंग और न्यू प्लांट का एक स्टार्ट होता है। लाइफ साइकिल के हवाले से देखा जाए, कल हमने जैसे पढ़ा था अगर सीड जमीन के अंदर जब गिरता है तो फेवरेबल कंडीशन जब भी मिलती है तो उसके अंदर एक न्यू प्लांट बनता है, वही स्टार्ट होता है न्यू प्लांट, यंग प्लांट। जैसे एनिमल्स के अंदर जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो उस बच्चे की देन न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ है। अगर चिक हैच होता है एग से तो वो उसकी न्यू लाइफ है। इसी तरह से सॉइल के अंदर जैसे सीड जमीन के अंदर पड़ा है उसमें से एक न्यू प्लांट निकल के आता है तो वो सेम न्यू स्टार्ट ऑफ द लाइफ है, न्यू यंग प्लांट है। तो सीड की जर्मिनेशन के हवाले से 3 टाइप की जर्मिनेशन है। लफ्ज जैसे आप इनको ब्रेक करेंगे तब भी मीनिंग आपको समझ में आ सकती है। इपीजियल, इपी लफ्ज की मीनिंग होती है अबव, जियो रेफर्स टू अर्थ। हाइपोजियल, हाइपो की मीनिंग होती है लो और बिलो, जियो रेफर्स टू अर्थ। यानी कार्टिलिडान जमीन के अंदर रह जाते हैं, कार्टिलिडान सॉइल के अबव आ जाते हैं। इपीजियल, हाइपोजियल। विविपेरस जर्मिनेशन, विवी रेफर्स टू बर्थ, जैसे बर्थ का अमल होता है एनिमल्स के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से इन प्लांट्स के अंदर भी ऐसे होगा कि एक यंग वन जैसे लाइक द बर्थ की तरह एक प्रोड्यूस हो जाता है फ्रूट से और यंग वन आके फॉल करता है सॉइल पे।
तो 3 टाइप की जर्मिनेशन को देखेंगे। पहला जो टाइप है एपीजियल जर्मिनेशन, दो ही लफ्ज आपको याद करने हैं कि ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल एपीजियल जर्मिनेशन इट इज अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन। अच्छा, इससे पहले अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये देखिए, सीड है सॉइल के अंदर मौजूद है, सीड है सॉइल के अंदर मौजूद है, हाइपोकोटाइल के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी, हाइपोकोटाइल के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी तो हाइपोकोटाइल से अबव जितने भी पार्ट हैं, सीड कोट, कार्टिलिडन, ये यकदम जो पुल हो जाएंगे, यकदम पुल हो जाएंगे, अबव द सॉइल आ जाएंगे, सॉइल से अबव जो कार्टिलिडन आ गए। क्यों आ गए? बिकॉज रैपिड ग्रोथ इन हाइपोकोटाइल हो गई। ये हाइपोकोटाइल का सेक्शन है। इस हाइपोकोटाइल के अंदर अगर रैपिड ग्रोथ होती है, हाइपोकोटाइल के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी तो सीड कोट भी जमीन से अबव आ जाते हैं, कार्टिलिडन भी जैसे जमीन से अबव आ जाते हैं। काफी सारे आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन में, जैसे रेनी सीजन के बाद भी जैसे थर डेजर्ट के अंदर कई प्लांट निकल के आते हैं तो उनके जो सीड कोट होते हैं वो जमीन से बाहर आ जाते हैं। थर के स्टूडेंट है वो गुआर प्लांट जैसे अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जो है सीड कोट जमीन से बाहर आ जाते हैं। और इधर इस तरह से आप एग्रीकल्चरल लैंड्स या क्रॉप्स के अंदर आपने देखे होंगे लाइक जो कॉटन वगैरह, तो उनके जो सीड कोट है वो भी जमीन से ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में रैपिड ग्रोथ होगी तो इपीजियल जर्मिनेशन होगी। लफ्ज से एक याद करना है, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल इपीजियल जर्मिनेशन होती है, जिसमें कार्टिलिडन्स आर पुल्ड अबव द सॉइल। कार्टिलिडन जो है सॉइल से अबव आ जाते हैं। तो टेक्स्ट के हवाले से जस्ट दो ही लफ्ज से आपने याद करने हैं। इसमें होता क्या है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ, पहले इपीजियल हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा? हाइपोजियल हो गया, टेक्स्ट हाइपोजियल का आ गया। तो इपीजियल जर्मिनेशन में है एज अ रिजल्ट ऑफ, जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल होगी तो हम उसे कहेंगे इपीजियल जर्मिनेशन। रैपिड रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल इपीजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। इपी रेफर्स टू अबव, जियो रेफर्स टू अर्थ। अर्थ या सॉइल के अबव कौन सा पार्ट आता है? कार्टिलिडन आर पुल्ड कैरिड अबव द सॉइल, व्हाई? ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। सीड की स्ट्रक्चर के हवाले से आपने पढ़ा था कि व्हाट इज हाइपोकोटाइल? द एम्ब्रियोनिक एक्सिस बिलो द कार्टिलिडन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। प्रीवियस जो क्लास थी आपकी सीड के स्ट्रक्चर ऑफ सीड, उसके अंदर आपने पढ़ा था कार्टिलिडन से बिलो का जो एक्सेस होता है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल कहते हैं। उसी के अंदर अगर रैपिड ग्रोथ होती है तो एपीजियल जर्मिनेशन होती है। In most cases, the cotyledon come above the soil. They become flat, green, and leaf-like in appearance. Example में castor oil seed. Cotyledon come above the soil, flat हो जाते हैं और उसमें green भी होते हैं। जैसे देखें cotyledon come above the soil, ये cotyledon है। cotyledon come above the soil, पहले तो पूरा सीड कोट वगैरह सब बाहर ही आ जाता है, cotyledon इसके अंदर बंद पड़े हैं। ये उसके जो पहले लीव्स हैं, ट्रू लीव्स हैं, जो यंग प्लांट है उसमें जब जर्मिनेशन होती है तो ये इसके जो है ना पहले लीव्स हैं, फर्स्ट लीव्स हैं। पर कार्टिलिडन भी जैसे चंद दिनों के बाद, जैसे आपको पता है कि ये गिर जाते हैं, नहीं रहते हैं, फर्स्ट जो एम्ब्रियोनिक लीव्स हैं ये शेड हो जाएंगे। पर कार्टिलिडन जो होंगे ये फ्लैट भी हो जाते हैं। फ्लैट की मीनिंग सीधे होंगे और चंद एक दिनों के बाद ये गिर जाएंगे, बिकॉज उसके बाद उसके जो फर्स्ट लीव्स, ट्रू लीव्स अपीयर हो जाते हैं, तब उसके जो फर्स्ट आर ट्रू लीव्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये इन्हें हम कहते हैं कार्टिलिडन कहते हैं। तो कार्टिलिडन दे बिकम फ्लैट, फ्लैट की मीनिंग है सीधा हो जाते हैं। आगे जाके ये शिरविल हो जाएंगे, फाल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पर उस वक्त जो है उसके जो ट्रू लीव्स हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है ना? तो इन मोस्ट केसेस द कार्टिलिडन कम अबव द सॉइल, दे बिकम, कार्टिलिडन की बात हो रही है, दे बिकम फ्लैट, ग्रीन एंड लीफ लाइक होते हैं, इन अपीयरेंस होते हैं, जिसका अभी हमने जिक्र किया। पर ये फौरन गिर जाते हैं, परमानेंटली नहीं रहते हैं। दूसरी जो टाइप है जर्मिनेशन की, जिसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपो लफ्ज की मीनिंग की होती है लो और बिलो, जियो रेफर्स टू अर्थ। हाइपोजियल जर्मिनेशन, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में ये होगा ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी तो बाकी रिमेनिंग सीड कोट, कार्टिलिडन, वो सब जमीन के अंदर रह जाएंगे, सॉइल के अंदर रह जाएंगे, और एक शूट जो है एकदम जो है सॉइल से अबव आ जाता है। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहेंगे लाइक एपीजियल जर्मिनेशन। इट इज ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोजियल।
हाइपोजियल ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है ना, एपिकोटाइल हाइपोजियल, रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल हाइपोजियल जर्मिनेशन। और दोबारा से वही सेम डेफिनेशन है कि एपिकोटाइल क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द कार्टिलेडन इज कॉल्ड, रीजन ऑफ द एक्सिस अबव द कार्टिलेडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। और एग्जाम्पल की कैटेगरी आपको याद करनी है, मेज ग्रेन है, पी है, ग्राम, इनके अंदर जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। सीड जमीन के अंदर पड़ा होता है, सीड सॉइल के अंदर पड़ा होता है, सीड कोड कार्टिलेडन सब। जैसे ये सॉइल है, जमीन है, उसके अंदर ये कार्टिलेडन सीड कोड पड़े, और रैपिड ग्रोथ किसके अंदर होगी, एपिकोटाइल में, बिकॉज कार्टिलेडन के नीचे का एक्सेस होगा उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये क्या होगा, एपिकोटाइल होगा। एपिकोटाइल में रैपिड ग्रोथ हुई तो ये नहीं, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट है ये सब सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर रह गए, और एक जो शूट जो है वो बाहर निकल के। आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी, क्या ऐसा आपने प्लांट या क्रॉप या कोई देखा है जिसके अंदर वाकई ऐसे होता है? आपकी ऑब्जर्वेशन, वीट, वीट प्लांट है, उसकी जर्मिनेशन जब होती है तब भी आपने देखा होगा। थर्ड डेजर्ट के अंदर बाजरी, गुआर, बाजरी जरूरी है, ठीक है ना। तो दैट इज कौन सी जर्मिनेशन है ये, सीड कोड जमीन के अंदर है। हाँ, सवाल इन तस्वीर वाला में भी, अगर सॉइल के अंदर जो है सीड अंदर पड़ा है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी जर्मिनेशन है, कुछ नहीं लिखा हो रहा, तब जाहिर है आपने पढ़ी है, डायग्राम भी देखी है, कॉमन ऑब्जर्वेंस भी आपकी है, ऑब्जर्वेशन है, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तीसरी टाइप की जर्मिनेशन पे आते हैं, दैट इज द विविपेरस जर्मिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ जर्मिनेशन। विवी रेफर्स टू बर्थ। जैसे आप देखिए ये प्लांट है, प्लांट है, उसकी ब्रांच है, ब्रांच के साथ साथ, ब्रांच के साथ साथ इसका फ्रूट लगा हुआ अटैच्ड है, और इस फ्रूट के अंदर क्या होना चाहिए, यकीनन इसके अंदर सीड होना चाहिए, सीड होना चाहिए। और सीड की 3 स्ट्रक्चर्स होती है ना, आपको पता है कौन सी 3 स्ट्रक्चर है, सीड कोट है, कार्टिलिडन और एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो भी है। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो जो होता है लाइक इसमें जो है कौन से पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के, एम्ब्रियोनिक रूट भी होती है, एम्ब्रियोनिक शूट भी होता है, एम्ब्रियोनिक लीव्स दैट आर कॉल्ड द कार्टिलिडन। तो इसकी एम्ब्रियो की लाइक डेवलपमेंट ग्रोथ इसी अटैचमेंट के साथ हो रही है। फ्रूट स्टिल अटैच विद पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट के साथ अटैच है। इस यंग वन को अभी तक नॉरिशमेंट अटैचमेंट होने की वजह से फूड वगैरह उसकी सप्लाई सारी इस ट्री से मिल रही है। तो इसी फ्रूट के अंदर जो अंदर एम्ब्रियो पड़ा है, उस एम्ब्रियो के अंदर जो रेडिकल है, रेडिकल क्या होती है, एम्ब्रियोनिक रूट, ये थोड़ी सी थिक हो जाती है, शार्ट और थिक होती है, जिसे स्टाउट कहते हैं। स्टाउट लफ्ज की मीनिंग होती है शार्ट और थिक, कद में या साइज में छोटा और इसी तरह से थिक हो तो उसे हम कहते हैं स्टाउट कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। तो शार्ट और थिक जो है इसकी एक रेडिकल बन जाएगी। रेडिकल बनने के बाद क्या होगा कि जाहिर थोड़ा सा वजन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होगा तो फिर आगे जो है ये पेरेंट से गिर जाएगा। जब गिरेगा तब तक उस वक्त जो है इसकी रूट्स भी बन जाती हैं, और पहले लीव्स भी आ जाते हैं, और आके सॉइल के साथ ये फिक्स कर लेते हैं अपनी रूट्स को। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। इसकी अंदर नहीं थी, बिकॉज नेचुरल एडेप्टेशन ये है कि अगर सॉइल, ये अक्सर हेलोफाइट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर, ऐसी जर्मिनेशन जो ऑब्जर्व की जाती है। हेलोफाइट्स की मीनिंग होती है जहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर सीड को ऐसे सॉइल में लगाया जाए जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो है जर्मिनेशन ही ना हुई होगी। तो इस वजह से क्या हुआ है, नेचुरल एडेप्टेशन ये हुई है कि इन प्लांट्स के अंदर, इन स्पेशल प्लांट्स के अंदर जो साल्टी सॉइल के अंदर रहते हैं, उनके अंदर ये होता है कि लाइक इनका जो एम्ब्रियो वही फ्रूट के अंदर ही डेवलप हो जाता है। यंग प्लांट के अंदर रेडिकल जो बन जाती है उसमें आगे रूट बन जाएगी, और इसी तरह से लीव्स भी बन जाते हैं, गिरते हैं और आके सॉइल के साथ फिक्स हो जाते हैं। राइजोफोरा, पाम है, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो यकीनन एग्जाम्पल की कैटेगरी भी आप याद करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन विविपेरस जर्मिनेशन, इसके अंदर होता क्या है, लाइक
विविपेरस जर्मिनेशन के अंदर सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट और वो फ्रूट स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, फ्रूट स्टिल पेरेंट के साथ अटैच्ड है एंड नॉरिश्ड बाय इट, और उस यंग प्लांट को नॉरिशमेंट फूड वगैरह वो पेरेंट प्लांट ही प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग के हवाले से पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग या जो भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं तो मदर अपने यंग वन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो सेम इसी तरीके से ये भी ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने यंग वन को जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आगे क्या होगा, रेडिकल इलांगेट्स। रेडिकल किससे कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट को कहते हैं। रेडिकल नथिंग बट एम्ब्रियोनिक रूट, इलांगेट्स स्वेल, स्वेल की मीनिंग है दायरा थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा होगी इन द लोअर पार्ट एंड गेट्स स्टाउटर, स्टाउट का जो अगेन जो है कंपेरेटिव फॉर्म, ठीक है ना, जो एडजेक्टिव होते हैं आपने पढ़ा है, स्टाउट और स्टाउटर, शार्ट एंड थिक, ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग वेट ऑफ द सीडलिंग, इंक्रीजिंग वेट ऑफ द सीडलिंग की वजह से वो पेरेंट से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, फॉल करेगा, गिरेगा, इट सेपरेट्स फ्रॉम द मदर प्लांट, फॉल्स वर्टिकली इनटू द सॉफ्ट मड बिलो एंड गेट्स एम्बेडेड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। तो ये ऐसी टाइप की जर्मिनेशन कहाँ पे होती है, जो साल्ट लेक्स होते हैं, सॉइल के अंदर जो है बहुत ज्यादा साल्ट की हायर कंसंट्रेशन होती है, मार्शी प्लेसेस होती हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं। एग्जाम्पल के हवाले से राइजोफोरा है, कोकोनट है, पाम है, ये एग्जाम्पल की कैटेगरी जो एसटीबी के अंदर मेंशन है, इनको आपने याद करने हैं। इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड विविपेरस जर्मिनेशन के एग्जाम्पल वाइज याद करने, कोई इतना बिग क्वेश्चन नहीं है, पर इपीजियल और हाइपोजियल के अंदर आपको तस्वीर भी थोड़ी देखनी है। एक इस कुछ पॉइंट है कि ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ डैश डैश टाइप ऑफ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, तो ऐसे भी आप याद करेंगे, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ, फॉर एग्जांपल रैपिड ग्रोथ ऑफ, हम आपसे पूछते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल होगी तो इपीजियल, तो यकीनन आप याद कर लेंगे ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, इसी तरह से आपने याद करना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल से थोड़ी सी क्रेमिंग टाइप का सवाल है। आगे नेक्स्ट आते हैं हेडिंग के अंदर, फ्रॉम सीड टू सीडलिंग। सीड आपको पता है कि सॉइल के अंदर पड़े होते हैं, जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं मिलती है तो उनकी जर्मिनेशन नहीं होती है। सीड से सीडलिंग बनना, प्रोसेस को क्या कहेंगे, सीड से अगर सीडलिंग बनता है जर्मिनेशन कहते हैं। ये सीड है और इसे हम कहते हैं सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग इज द फर्स्ट प्लांट, न्यू प्लांट जो सीड से इमर्ज हुआ है, सीड से निकला है, तो इस प्लांट को हम कहते हैं न्यू प्लांट को कहते हैं सीडलिंग कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड्स अपॉन इम्बाइबिशन, फर्स्ट ईयर का एक टर्म है प्लांट सेक्शन के अंदर, चैप्टर 14 के अंदर आपने अगर पढ़ा हो, इम्बाइब लफ्ज की मीनिंग होती है टू ड्रिंक। जैसे अगर अक्सर स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर साइड से उनको पता होगा, जैसे काटन के आप, काटन के सीड की जब जर्मिनेशन का टाइम आता है तो इनकी सीड्स को आप पानी के अंदर रखते हैं काफी टाइम, तकरीबन काफी आवर्स, तो ये इनके अंदर सबसे पहले स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग तब होती है जब ये वाटर को जो इम्बाइब करेंगे, वाटर को ड्रिंक करेंगे, बिकॉज सीड कोट जो है सेल्यूलोज इन नेचर होने की वजह से हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, और फिर इनकी जो साइज में जरा थोड़ी सी इंक्रीज होगी। या आप कॉमन ऑब्जर्वेंस आपकी होगी कि अगर चने होते हैं घर के अंदर जब पकाते हैं तो उनको पानी के अंदर रखा जाता है रात भर, तो उनकी साइज में जरा थोड़ी सी इंक्रीज होती है, तो ये इम्बाइबिशन का प्रोसेस है। तो इम्बाइबिशन फर्स्ट स्टेप होता है जर्मिनेशन के हवाले से। तो इस सीड को इम्बाइबिशन कैसे मिलती है, कल आपने जैसे पढ़ा था, सॉइल के अंदर जब वाटर हमें ऐड करेंगे या वाटर मिलेगा इस सीड को, तो सबसे पहले ये इम्बाइबिशन ऑफ सीड होगी, साइज इंक्रीज होगी, सीड कोट जरा सॉफ्ट होगा, बिकॉज उसमें से एक न्यू प्लांट इमर्ज होके आना है, हार्ड होगा तो ये इमर्ज उसमें नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है पहले इम्बाइबिशन हो। इम्बाइबिशन, imbibing water causes seed to expand and rupture its coat and also initiates metabolic changes in the embryo that cause it to resume growth. Enzyme begin to digesting the storage material of the endosperm on cotyledon. आप स्टूडेंट्स को याद होगा हमने पढ़ा था एक हार्मोन के बारे में, याद है कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन
स्टिमुलेट किसको करता है? अमाइलेज एंजाइम को। फिर अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च जो एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर्ड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो वही सेम बात। और यू नो वेरी वेल कि कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन होता है वाटर की प्रेजेंस के बगैर नहीं होता है। तो पहला पहला स्टेप यही होता है, इम्बाइबिशन ऑफ द सीड। तो इसके अंदर जो सीड कोट है वो एक्सपैंड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, प्लस में वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से, वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से यकीनन ऐसे केमिकल रिएक्शन अब स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज आपको याद है कि सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो जो है नॉट ग्रोइंग, नॉट डेवलपिंग। अब एम्ब्रियो में से यंग वन प्लांट निकलना है, तो अब वापस रिज्यूम करता है, ग्रोथ को रिज्यूम करता है। और ग्रोथ को रिज्यूम कैसे करेगा? यकीनन तो पहले एंजाइम जो है इस स्टोर्ड फूड को ब्रेक करेंगे। स्टोर्ड फूड एंडोस्पर्म के अंदर होता है, वो डेवलपिंग यंग वन को मिलेगा फूड, और देन जो है उसकी ग्रोथ रिज्यूम हो जाती है। ग्रोथ रिज्यूम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो यकीनन देन न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, तो ही जो है एक यंग वन प्लांट निकलेगा। अदरवाइज सीड के अंदर एंडोस्पर्म पड़ा था, रिजर्व फूड था। हमने पहले ही नोट किया था कि जब एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन का अमल जब होगा, तो इसी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइक स्टोर्ड फूड का फॉर्म स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, डेवलपिंग यंग वन को मिलेगा, और देन जो है जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे पहला स्टेप अभी हमने जैसे पढ़ा था इम्बाइबिशन। जैसे ये आप एग्जाम्पल ले, बीकर आप ले, और बीकर के अंदर ड्राई सीड रखें और इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करेंगे तो यकीनन आपको थोड़ी देर के बाद आपको सीड ऐसे स्वेलन नजर आएंगे। जिससे ये क्यों हुए? बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन की वजह से। इम्बाइबिशन तो सॉइल के अंदर भी ऐसे है कि सॉइल के अंदर जब आपने वाटर, सीड ड्राई थी, वाटर सॉइल के अंदर दिया था, जमीन के अंदर दिया था, तो देन ही जो है उसके अंदर जर्मिनेशन का अमल होगा, अदरवाइज जर्मिनेशन का अमल नहीं होगा, अदरवाइज जर्मिनेशन का अमल नहीं होगा। उसके बाद जैसे पहला पार्ट कौन सा इमर्ज जो कि निकलता है, ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को याद करना है। फर्स्ट आर्गन, पहला आर्गन जो इमर्ज होता है कहाँ से? इसी जर्मिनेटिंग सीड से, उसे हम कहते हैं रेडिकल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्गन जो इमर्ज होके आएगा वो रेडिकल होगा। रेडिकल क्या होती है? यू नो वेरी वेल, एम्ब्रियोनिक रूट होती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? शूट टिप। दूसरा जो पार्ट होगा वो शूट टिप मस्ट ब्रेक थ्रू द सॉइल। आपको पता है कि सीड अगर जमीन में पड़ा है तो पहला पहला पार्ट उसका जो शूट जैसे सॉइल से या जमीन से जो बाहर निकल के आता है, इमर्ज होके आता है, तो पहला पार्ट रेडिकल, दूसरा पार्ट जो इसका जो है शूट होता है, शूट टिप जो बाहर आएगी थ्रू द सॉइल सरफेस स्टिमुलेटेड बाय द लाइट द हाइपोकोटाइल स्ट्रेटन रेजिंग द कार्टिलिडन एंड एपिकोटाइल। ये कौन सी जर्मिनेशन है? मिसम अब्बास आप बताएं जरा, आप दूर बैठे हैं तो कौन सी जर्मिनेशन है ये? हाइपोकोटाइल स्ट्रेटन रेजिंग द कार्टिलिडन एंड एपिकोटाइल। जी, इपीजियल जर्मिनेशन, एग्जैक्टली कार्टिलिडन को रेज करते हैं, अबव द सॉइल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इपीजियल जर्मिनेशन है। और इसके अंदर जैसे आपने एक टर्म भी सीखना है कि कार्टिलिडन को रेज करते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ये जो इस तरह से जो बेंड होता है ये हुक है, और ये स्ट्रेटन हुआ है। स्ट्रेटन हुआ है तो इसका मतलब अनबेंड हुआ है, हुक अनबेंड हुआ है। अनबेंड का मतलब है स्ट्रेटन हुआ है, सीधा हुआ है। कार्टिलिडन पहले सॉइल के अंदर पड़ा था, और हाइपोकोटाइल के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी, तो इसी तरह से रैपिड ग्रोथ होगी तो वो हुक बन गया। अब ये हुक जो है स्ट्रेटन होगा। स्ट्रेटन की मीनिंग होती है अनबेंड होगा, हुक अनबेंड होगा। ऐसा जो पार्ट बनता है उसे हम कहते हैं हुक कहते हैं। ये हुक जो है अनबेंड हुआ है या स्ट्रेटन हुआ है। हुक के अंदर ये जो पैरा हम जिसको देख रहे थे, इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कोई इपीजियल जर्मिनेशन है, ये कोई एपीजियल जर्मिनेशन है, बट इसका जो टेक्स्ट है हमें बता रहा है कि ये एपीजियल जर्मिनेशन है, जिसके अंदर ये जो हुक है वो अनबेंड होता है या स्ट्रेटन होता है, और देन सारे पार्ट जो है अबव द सॉइल आ जाते हैं। सारे पार्ट देन जो है अबव द सॉइल आ जाते हैं। ठीक है, हाइपोकोटाइल स्ट्रेटन, हाइपोकोटाइल स्ट्रेटन हुआ। स्ट्रेटन का मतलब क्या है? अनबेंड हुआ। पहले हुक था वो स्ट्रेटन हुआ। रेजिंग द कार्टिलिडन एंड एपिकोटाइल, इस वजह से देन कार्टिलिडन जो है
रेज हो गए या स्ट्रेट हो गए। तो ये हाइपोकोटाइल स्ट्रेटन हुआ है, हाइपोकोटाइल का जो हुक पहले था वो अनबेंड हुआ है, फिर जो कार्टिलिडन इस तरह से रेज होते हैं। और आपको पता है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये फ्लैट होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, जब जमीन से बाहर आ जाते हैं ना कार्टिलिडन, तो फिर देन आगे शिर्विल हो जाते हैं, हमने पढ़ेंगे। डेलिकेट शूट अपेक्स एंड बल्की कार्टिलिडन आर पुल्ड अबव द ग्राउंड। पुल अबव द ग्राउंड यकीनन तो कौन सी जर्मिनेशन, अभी आपने जैसे बताया था epigeal germination. The epicotyle now spreads its first foliage leaves, which expand, become green, and begin making their food by their photosynthesis. ये पार्ट कौन सा, जो फर्स्ट ट्रू लीव्स आते हैं ना, उनकी बात हो रही है। फर्स्ट ट्रू लीव जो जाहिर होते हैं, फर्स्ट फोलिएज लीव्स, ट्रू लीव्स, जिनके अंदर अब फोटोसिंथेसिस होगी। उसके नीचे जो कार्टिलिडान पड़े थे, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया था, कार्टिलिडान शिर्विल हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, एंड फॉल अवे फ्रॉम द सीडलिंग। सीडलिंग के देन वो कार्टिलिडन गिर जाएंगे, क्योंकि पहले फर्स्ट लीव फोलिएज लीव वो बन चुके हैं, अब ये फूड मैन्युफैक्चर करते रहेंगे। ठीक है, तस्वीर को जरा थोड़ी सी आप एक ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से यही सेम पूरा फिनोमेना हुआ है कि लाइक ये सीड है, लाइक पहला पार्ट जो रेडिकल जो बनता है, दूसरा पार्ट जो शूट जैसे बनेगा, तो ये जो हाइपोकोटाइल है इसके अंदर रैपिड ग्रोथ हुई है, रैपिड ग्रोथ हुई है, स्ट्रेटन हुआ, स्ट्रेटन हुआ, तो सीड कोट और कार्टिलिडन अबव द सॉइल आ गए, तो ये फर्स्ट जो कार्टिलिडन है ये शिर्विल हो जाएंगे। ये जो लीव्स है इन्हें फोलिएज लीव्स कहेंगे, कार्टिलिडन शिर्विल एंड फॉल, कार्टिलिडन गिर जाएंगे, ये फोलिएज लीव्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस सब करेंगे, अपना फूड मैन्युफैक्चर खुद से करते हैं। तो ये पूरा लाइक जैसे इपीजियल जर्मिनेशन के हवाले से जो अभी हम पढ़ रहे थे वही सेम है। फ्रॉम सीड टू सीडलिंग आगे कंटिन्यू है। तो अगर आपको पता है कि हमने पढ़ा था एनिमल्स के हवाले से, अगर लफ्स इस वजह से थोड़ी सी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया करें बायोलॉजी के अंदर, एनिमल्स या बर्ड्स के अंदर यंग वन जो प्रोड्यूस होते हैं तो उनके यहाँ थोड़ी सी पेरेंटल केयर है, ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड पेरेंटल केयर होती है। प्लांट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल सीड है और उसमें सीडलिंग बना है, न्यू प्लांट आ चुका है, इसकी केयर कौन करेगा, कोई केयर करेगा, पेरेंटल केयर है, कोई केयर नहीं, कोई केयर नहीं है, देयर इज नो केयर एट ऑल। अब ये जो एक्सपोज हो जाएगा किसमें, प्रीडेटर्स है, पैरासाइट है, डिजीज है, पैथोजन है, हर्बीवोर है, और एक्सट्रीम ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन है, फास्ट विंड लगती है, जैसे थर्ड डेजर्ट के अंदर आप देखें यंग जो न्यू प्लांट आते हैं और पीछे से तेज हवाएं लगती हैं, तो यानी उसको जो है उखाड़ के लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनमें ये एक्सपोज हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट सीड लाइक द बर्थ और हैचिंग ऑफ एनिमल एंड क्रिटिकल स्टेज इन द लाइफ साइकिल। टफ सीड could give rise to fragile seedling that will be exposed to predator, parasite, wind and other hazards। ये सारे खतरात होते हैं। अब इन खतरात में जैसे कैसे सर्वाइवल किया जाए, तो नेचर एक अमेजिंग नेचर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो प्लांट्स की जो यंग वन की जो तादाद होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, नंबर ऑफ सीड्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा तादाद में सीड जो जर्मिनेट होते हैं, कितने उसमें राय होंगे, चंद एक जरूर बचेंगे जो आगे अपनी कंटिन्यूटी रेस को, नस्ल को जारी रखेंगे। इन द वाइल्ड ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सीडलिंग इंड्योर, चंद एक बचेंगे लॉन्ग इनफ टू बिकम पेरेंट्स देमसेल्फ, जो ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और फिर दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे, बाकी सब जो है ये मर जाएंगे, पैरासाइट, प्रीडेटर्स वगैरह, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, मर जाएंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ इनॉर्मस नंबर, तो ये नेचर ने क्या किया था, इनकी जो तादाद है इन न्यू प्लांट्स की बहुत ज्यादा रखी थी। इनॉर्मस नंबर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट कंपेंसेट फॉर द ओड्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल सर्वाइवर एंड गिव द नेचुरल सिलेक्शन एम्पल मटेरियल टू स्क्रीन फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इसी तरह से अगर आप देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है, हमने पढ़ा था उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आती है, वेरिएशंस आती हैं तो अगर एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, कभी भी सेम नहीं रहता एनवायरनमेंट, तो उसमें अगर एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स हैं तो उनमें इनके यहाँ थोड़ी सी जेनेटिक डाइवर्सिटी होने की वजह से थोड़ी सी एडेप्टेशन ये होती है, वो सर्वाइव कर लेते हैं। बाकी नेचर ने क्या रखा है कि एक तादाद जो बढ़ा लिया है किसका, सीड का और फ्रूट का, जितने भी जाए हो, बट जरूर कुछ बचेंगे जो आगे जो अपनी रेस या नस्ल को आप जारी रखेंगे।
तो ये बिकॉज ऑफ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो। हाउएवर देयर इज वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये भी पॉइंट हमने पढ़ी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो एक्सपेंसिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिकॉज इसके गेमीट फॉर्मेशन के लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके बाद गेमीट्स की यूनियन हो, जैसे पोलिनेशन हो, देन फर्टिलाइजेशन हो, टाइम लगता है। तो इसी तरह से ये जो हावर दिस इज वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। कौन से रिसोर्सेज कंज्यूम्ड हुए, जाहिर है गेमीट फॉर्मेशन के दौरान टाइम भी लगा होगा, आगे पोलिनेशन हुई है, पोलन ट्यूब बना है, फर्टिलाइजेशन हुई है, फ्लावरिंग हुई है, फ्रूटिंग बना है, तो ये सब जो है टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसे नहीं था, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, विदाउट गेमीट्स, विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ गेमीट था। Asexual reproduction generally simpler and less hazardous for the offspring than sexual reproduction is an alternate means of plant propagation। तो नेचर ने एक और भी हर प्लांट के हवाले से, जैसे काफी सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखे हैं, कि अगर जैसे सीड मेथड के जरिए रिप्रोडक्शन ना हो, यंग वन जैसे मारे जाएं, तो उनकी जो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के तहत भी उनको एक एडवांटेज मिला हुआ है, उसके जरिए अल्टरनेट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसके जरिए अपनी रेस को, नस्ल को जारी रख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यकीनन जो है एक्सपेंसिव मोड है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो है लाइक यही फायदा होता है कि एनर्जी की बचत और रैपिड और बहुत ही तेज जो है आप स्प्रिंग पैदा हो जाते हैं। जैसे यंग वन प्रोड्यूस होता है ना, तो आपको पता है बहुत ही सिंपल सी चीजें जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आते रहे, जैसे सीड है और उससे सीडलिंग बना, न्यू प्लांट बना, सीडलिंग बना, उसके बाद की प्रोसेसेस क्या है, उसके बाद की प्रोसेसेस ये हैं, एक जो लाइक ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर कद प्लांट का बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ की मीनिंग होती है कि इसकी हाइट में इंक्रीज होगी और नए नए जिस तरह से लीव्स भी लगेंगे, ब्रांचेस भी बनेंगे, ओवरऑल जो प्लांट का जो कद जो बड़ा होता है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है। और ये प्राइमरी ग्रोथ क्यों होती है, एक ही लफ्ज है, एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ की वजह से प्लांट की हाइट में इंक्रीज होती है। उसके बाद आपको पता है प्राइमरी ग्रोथ से आगे आप देखते रहते हैं कई ऐसे ट्रीज वगैरह हो जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी थिकनेस जो बढ़ने लगती है। नीम ट्री एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, तो उसका जब पैदा हुआ था तब उसकी साइज बहुत ही थिन थी, डायमीटर कम था, बाद में जैसे देखें इतने थिक ट्रंक के अंदर पढ़ लिया है। सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से। और उसके अंदर कौन से मेरिस्टेम है अगर बताएं, याद रखिए नहीं, कॉर्क कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो यही पॉइंट जो आखिर में जैसे बताए गए हैं हमारे बुक के अंदर, कि सीड से सीडलिंग बना, सीडलिंग बनने के बाद पहले जैसे यंग प्लांट होता है वो सॉफ्ट स्टेम वगैरह लीव्स होते हैं, तो ये प्राइमरी ग्रोथ होती है प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से या एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। देन जो है कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिनकी थिकनेस गिरथ और डायमीटर में इंक्रीज होता है, तो जाहिर है उसकी थिकनेस बढ़ती है, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। आखिर में जब आपको पता है कि जब भी प्लांट कोई मैच्योर होता है तो टिप पे क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। फ्लावर को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन होता है उसका नेम है फ्लोरिजिन हार्मोन। जैसे आपको पता है कि ऑक्सिन भी फ्लावरिंग प्रोसेस में उसका रोल है, बट माइनर रोल है। मेजर रोल जो फ्लावरिंग के लिए है, या फ्लावरिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन होता है। तो जैसे ये growth is regulated by the hormone especially auxin up to stimulated time। जैसे आपको पता है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जाके आसमान को जाके टच करेंगे, नहीं है कि टाइम होता है उस तक जो उसकी ग्रोथ होती है अप टू स्टिमुलेटेड टाइम। बाद में क्या होता है, आखिर में जो है जब भी ग्रोथ कंप्लीट होगी उस प्लांट की, तो फाइनली उस क्रॉप भी हो, कोई भी अगर क्रॉप हो, तब भी आप देखेंगे उसके अंदर फाइनली फ्लावर लगते हैं। फ्लावरिंग को स्टिमुलेट कराने के लिए जो हार्मोन होता है उसका नेम होता है फ्लोरिजिन हार्मोन।
मेन फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजिन हार्मोन। बाकी ऑक्सिन तो है, माइनर रोल है, पर मेजर रोल है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है वो दैट इज द फ्लोरिजिन हार्मोन होता है, जब टिप पे जैसे फ्लावर लगेंगे। तो टॉपिक को इस यहाँ पे समराइज करते हैं, इसको सम अप करते हैं कि लाइक पहले जिस तरह से ये सीड है, गिरे, फेवरेबल कंडीशंस मिली, फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ये पहले सीड में से सीडलिंग बना। अब इसके आहिस्ता आहिस्ता प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ की वजह से इसका कद बड़ा होगा और इस तरह से जो ब्रांचेस लीव्स वगैरह बनेगी। सेकेंडरी ग्रोथ जब थिकनेस और डायमीटर में इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और फिर आखिर में आपको पता है कि टिप पे फाइनली क्या होगा, टिप पे फाइनली जो है फ्लावर लगेंगे किस हार्मोन के एक्शन में, अंडर द एक्शन ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन। देन इस फ्लावर में से क्या बनेगा, फ्रूट बनेंगे। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, सीड वापस दोबारा जमीन में लगेंगे, गिरेंगे और इस तरह से लाइफ साइकिल एक बार रिपीट होता है।